हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास का तीसरा चैप्टर पादप जगत, प्लांट किंगडम या प्लांटी किंगडम के विषय में पढ़ाऊंगा। 11th क्लास का दूसरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। उसमें जीवों का वर्गीकरण पढ़ा था अकॉर्डिंग R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 किंगडम में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें 3 किंगडम के विषय में मैं सेकंड चैप्टर में आपको क्लियर समझा चुका हूँ। दूसरा चैप्टर में, तीसरा चैप्टर जो है प्लांटी किंगडम का है। आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो ध्यान दीजिए, पादप जगत, ठीक है, प्लांटी किंगडम। इसमें कैसे जीवों को इसने रखा R.H. व्हिटेकर ने, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दोबारा एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। इसमें बहुकोशिक, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिक, यूकैरियोटिक, भित्ति युक्त, प्रकाश संश्लेषी, जीवों को रखा। किसको रखा? बहुकोशिक है, यूकैरियोटिक है, कोशिका भित्ति युक्त है, प्रकाश संश्लेषी जीवों को इसमें रखा। जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफस होते हैं। ओके, ये इसकी विशेष बात है। पादप जगत की और बात करें हम कि इनकी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो होती है वो मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि कोशिका भित्ति कई जगह कई जीवों में पाई जाती है। जैसे मोनेरा किंगडम में जीवाणु पढ़ा था, जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इसी प्रकार हमने फंजाई किंगडम, कवकों में भी कोशिका भित्ति पढ़ी थी। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। इसमें सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज जैसे पदार्थ भी पाए जाते हैं। दूसरा है कि पादपों में जो संचित भोजन है, संचित भोजन जो होता है पौधों के अंदर, पादप कोशिकाओं में, वो होता है मोस्टली स्टार्च या मंड के रूप में होता है। स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नहीं, पादपों में स्टोरेज फूड जो होता है वो मोस्टली स्टार्च या मंड के रूप में होता है। इसी प्रकार फंजाई जो पिछली बार पढ़ा था, उसमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन और वसा की बूंदों, तेल की बूंदों के रूप में होता है। ठीक है, कवकों की बात कर रहा हूं मैं। कवकों में भोजन का संचय ग्लाइकोजन और आपकी वसा की बूंदों या तेल की बूंदों के रूप में होता है, जबकि पौधों के अंदर ये स्टार्च या मंड के रूप में होता है। इसी प्रकार हम जंतुओं की बात करें, जंतुओं में भी भोजन का संग्रह, भोजन का जो संचय है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तेल बूंदों के रूप में होता है। तो कवक जो होता है 2 वैरायटी रखता है। एक तरह तो पौधों के समान अपने कोशिका भित्ति रखता है, वो बात अलग है कि वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति पाया जाना एक प्लांट किंगडम का, पादपों का एक मेन कैरेक्टर माना जाता है। जबकि जंतुओं के समान उसमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन और तेल की बूंदों के रूप में होता है। ओके, तो यह कोशिका भित्ति की बात करी, संचित भोजन की बात करी। ठीक है, पादपों में और जंतुओं की तुलना यदि हम करते हैं तो पौधों के अंदर जो कोशिका विभाजन है उसमें कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंस आता है केंद्रक विभाजन में, जंतुओं के में और पादपों के में।
पादपों का जो कोशिका विभाजन होता है उसमें तारक केंद्र सेंट्रोसोम भाग नहीं लेता है, जबकि जंतुओं के कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम तारक काय भाग लेता है। अंतर बता रहा हूँ जंतुओं में और पादपों में। जंतुओं के कोशिका विभाजन में तारक काय भाग लेता है, पादप कोशिकाओं के कोशिका विभाजन में तारक काय भाग नहीं लेता है। एक अंतर और है, पादपों की कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें जो कोशिका द्रव का विभाजन है साइटोकाइनेसिस, वो कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका के बीच में कोशिका प्लेट बनती है। जैसे ये पादप कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है, इसकी केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप दो केंद्रक बन जाते हैं, और केंद्रक बन जाने के बाद दोनों केंद्रों के बीच में मध्य में यहाँ सेल प्लेट बनती है, कोशिका प्लेट बनती है, जो केंद्र से परिधि की ओर बनती है, केंद्र से परिधि की ओर बनती है। पादपों में सेल प्लेट के द्वारा, कोशिका पट्ट के द्वारा कोशिका द्रव का विभाजन होता है पादप कोशिकाओं में। जबकि जंतु कोशिकाओं में, ये जंतु कोशिका है, इसमें दो केंद्रक बन गए, दो केंद्रक बन जाने के बाद यानी केंद्रक का विभाजन हो जाने के बाद जब साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है, तो ये जो कोशिका झिल्ली है वो बाहर से अंदर की ओर अंतर्वलित होती है, दोनों तरफ से वो इस प्रकार से अंतर्वलित होगी, ये बाहर से अंदर चलेगी। ठीक है, तो इसमें जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका पट्ट बनने से होता है। ये पादप जगत की कुछ विशेष बातें हम बता रहे हैं आपको। अब ध्यान दो, यदि हम आगे बात करें तो पादप जगत के प्रमुख लक्षण हो गए, बहुकोशिक होता है, यूकेरियोटिक होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषी जीव ये होते हैं। ठीक है, अभी सभी पौधों को वर्गीकृत किया गया फिर आगे। अब किस प्रकार वर्गीकृत किया गया, कैसे वर्गीकृत किया गया, ये मैं आपको बताता हूं। तो जितने भी पादप हैं उनको मोस्टली दो भागों में डिवाइडेड कर दिया पादपों को। कौन कौन से भाग हैं ध्यान दो। फर्स्ट भाग अभ्रूणीय पादप, अभ्रूणीय पादप, और दूसरा है भ्रूणीय पादप, भ्रूणीय पादप। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश में एन एम्ब्रियोफाइटा, एन एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है ना, और इधर एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, मतलब ऐसे पौधे जिनके जीवन चक्र में भ्रूण नहीं बनता है, जिनके लैंगिक जनन में भ्रूण नहीं बनता है, भ्रूण एब्सेंट होता है, इसमें भ्रूण नहीं बनता है, जबकि यहां भ्रूण बनता है। जिनके जीवन चक्र में भ्रूण बनता है, भ्रूण प्रेजेंट। इस आधार पर ऐसे पौधे जिनके जीवन चक्र में भ्रूण नहीं बनता है वो एन एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं, और वे पौधे जिनके जीवन चक्र में भ्रूण बनता है वे एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं। अभ्रूणीय पादपों का केवल एक ही एग्जाम्पल है जिसमें इसमें रखा गया है, वो है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, अब थैलोफाइटा ऐसे पौधे जिनका पादप शरीर थैलस के समान होता है। पौधों के, आपके दिमाग में जब पौधे की बात आती है तो दिमाग में आ जाता है जड़, तना, पत्ती, ये पौधे के प्रमुख भाग होते हैं। लेकिन इन पादपों में जड़, तना, पत्ती तीनों नहीं पाई जाती। एक पिंड के समान इनका शरीर होता है, ऐसे पिंडनुमा शरीर को थैलस कहा जाता है, इसलिए इनको थैलोफाइटा में रखा गया है। इनके जीवन चक्र में भ्रूण नहीं बनता है, इसलिए इनको एन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने, आर.एच. व्हिटेकर का अकॉर्डिंग हम विभाजन पढ़ रहे हैं, जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसने थैलोफाइटा के अंदर केवल और केवल एल्गी और शैवालों को रखा। किसको रखा? शैवाल। इसमें शैवाल आते हैं, एल्गी, शैवालों को रखा इसने। जबकि थैलोफाइटा के अंदर दूसरे वर्गीकरण, दूसरे वैज्ञानिकों के वर्गीकरण अनुसार थैलोफाइटा में आपके फंजाई भी आती हैं,
शैवाल आ गई, कवक आ गई, यहाँ तक कि आपके जो मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम के जीव हैं उनका शरीर भी थैलस के समान ही माना जाता है, उनको भी थैलाफाइटा माना जाता है। क्लियर, शरीर की आकृति के आधार पर, ठीक है। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने थैलोफाइटा में केवल और केवल शैवालों को रखा। किसको रखा? शैवालों को। अब बात करें जो एम्ब्रियोफाइटा हैं, जो भ्रूणीय पादप है, उनको फिर दो भागों में बांटा गया संवहन ऊतक के आधार पर। किसके आधार पर? संवहन ऊतक की उपस्थिति के आधार पर। तो ध्यान दो, दो प्रकार हैं इसके। फर्स्ट, असंवहनीय पादप, नॉन वेस्कुलर प्लांट, ठीक है नहीं। और दूसरा संवहनीय पादप, वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। ऐसे पादप जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है वे तो संवहनीय पादप कहलाते हैं, और जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, संवहन ऊतक होता है जाइलम और फ्लोएम, जो जड़ से पत्तियों तक पौधे के अंदर जल और खनिज लवणों का संवहन करते हैं, और पत्तियों से जड़ों तक या पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का संवहन करते हैं। जिन पौधों में ये संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं वे तो वेस्कुलर प्लांट कहलाते हैं, संवहनीय पादप कहलाते हैं, और जिनमें ये नहीं पाए जाते वे असंवहनीय पादप कहलाते हैं, ठीक है। इसमें केवल एक ग्रुप रखा गया, इस ग्रुप में जो रखे गए उनको रखा गया ब्रायोफाइटा। असंवहनीय पादप होते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये थैलोफाइटा से थोड़े विकसित होते हैं, इनका भी पादप शरीर थैलस के समान ही होता है होने को, तो वास्तविक जड़ तना पत्ती इनमें नहीं पाई जाती है, इनमें भी नहीं पाई जाती है, लेकिन पत्ती जैसे कुछ इनके कुछ सदस्यों में पत्ती जैसी और जड़ जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। क्लियर, इसलिए इनको ये थैलोफाइटा से थोड़े विकसित हैं, ब्रायोफाइटा। अब बात करें संवहनीय पादप, फिर इनको दोबारा जो है दो भागों में इनको बांटा गया है। किस किस में? बीज बनने के आधार पर। किसके आधार पर? बीज बनने के आधार पर। तो यहां लिख दूं मैं आपको संवहन ऊतक एब्सेंट, जबकि यहां पर संवहन ऊतक प्रेजेंट, ठीक। अब फिर इनको दो भागों में बांटा गया। संवहनीय पादपों को फिर दोबारा से दो भागों में बांटा गया, एक तो जिनमें बीज बनते हैं और एक जिनमें बीज नहीं बनते हैं, स्पर्मेटोफाइटा और नॉन स्पर्मेटोफाइटा, बीज रहित पादप। नॉन स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। अब नॉन स्पर्मेटोफाइटा में बीज नहीं बनता है, बीज रहित होते हैं, बीज रहित, सीडलेस, बीज एब्सेंट, इनके जीवन चक्र में बीज नहीं बनता है, और जबकि ये बीज युक्त होते हैं, ये बीज युक्त पादप है। ओके, अब जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा है तो वेस्कुलर, उसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन उनके जीवन चक्र में लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन बीज नहीं बनता है। भ्रूण भी बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन बीज नहीं बनेगा। उस नॉन स्पर्मेटोफाइटा में केवल एक ग्रुप रखा गया जिसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। ध्यान दो, टेरिडोफाइटा, जिसमें फर्न वगैरह आते हैं आपके, ठीक है, टेरिडोफाइटा हो गया। अब जबकि जो स्पर्मेटोफाइटा, फिर दोबारा इसको दो भागों में बांटा, बीज वाले पौधों को, किस किस में? ध्यान दो, इसको दो भागों में बांटा गया, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनको कहा जाता है अनावर्त बीजी पादप। क्या कहा जाता है उनको? अनावर्त बीजी पादप। ध्यान दो, इनको अनावर्त बीजी कहते हैं, अनावर्त बीजी, और इसको बोलते हैं आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। मतलब जिम्नोस्पर्मी वे प्लांट्स हैं जिनमें बीज तो बनता है लेकिन बीज नग्न होता है, उसके ऊपर फलबित्ती नहीं बनती है, कवड़ नहीं होता है वो, इसलिए उसको नग्न बीजी या अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्मी प्लांट कहते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म जो होता है उसको आवर्त बीजी कहा जाता है, क्योंकि इनके बीजों के ऊपर फलबित्ती का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आवर्त बीजी पादप। फिर आवर्त बीजी को दो भागों में बांटा गया, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इस प्रकार पूरे पादप जगत का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इस पूरे पादप जगत को सबसे पहले उनके जीवन चक्र में भ्रूण बनने के आधार पर और नहीं बनने के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एन एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा, अभ्रूणीय पादप और भ्रूणीय पादप। अभ्रूणीय पादप वे होते हैं जिनके जीवन चक्र में भ्रूण नहीं बनता है, भ्रूणीय पादप वे होते हैं जिनके जीवन चक्र में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। अभ्रूणीय पादपों में केवल थैलोफाइटा, एल्गी समूह को रखा गया, शैवालों को रखा गया, जबकि ब्रायो जो भ्रूणीय पादप हैं उन्हें फिर दोबारा दो भागों में बांटा गया, वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर, संवहन ऊतकों की प्रेजेंस के आधार पर। जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते उन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट असंवहनीय पादप कहा गया और इसमें रखा गया ब्रायोफाइटा को। जबकि संवहनीय पादप वे होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इनको दोबारा फिर जो है बीज बनने और न बनने के आधार पर दो भागों में डिवाइडेड किया गया, नॉन स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा वे प्लांट हैं जो सीडलेस होते हैं, जिनमें बीज नहीं बनता है, और स्पर्मेटोफाइटा वे होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है, बीज बनता है। ठीक है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया टेरिडोफाइट्स को, फर्न को, जबकि स्पर्मेटोफाइटा के अंदर दो ग्रुप बनाए गए, वर्ग बनाए गए, एक जिम्नोस्पर्म का, एक एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी पादप कहते हैं, नग्न बीजी पादप कहते हैं, क्योंकि इनके बीज के ऊपर फलबित्ती नहीं बनती है, जबकि आवर्त बीजी पादप जो हैं उनमें बीज के ऊपर फलबित्ती बनती है। तो यहां तक ये पादप का वर्गीकरण आपके सामने हुआ। अब ध्यान दो, पुष्प के आधार पर भी पौधों को दो भागों में बांटा गया, जिनमें पुष्प बनते हैं और जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस अपुष्पी पादप, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों को रखा गया है। क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस प्लांट्स वे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, ऐसे पौधों को अपुष्पी पादप भी कहा जाता है। और इसमें तीन वर्ग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि आपके फेनेरोगेम्स, जिनको हम पुष्पी पादप फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, उनमें दो वर्गों को रखा गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन वास्तविक पुष्पी पादप, ध्यान से सुनना, फेनेरोगेम्स पुष्पी पादपों में दो वर्ग रखे गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, लेकिन वास्तविक जो पुष्पी पादप हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी पादप, जिसने दो भागों में बांटा गया, मोनोकोट एक बीजपत्री, डाइकोट द्विबीजपत्री। ओके, इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको ये बातें बताई। अब मोटे तौर पर हम बात करें तो पूरे पादप जगत को 5 वर्गों में डिवाइडेड कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 पादप वर्ग हैं जिसमें पूरे सभी प्रकार के पादप आ गए इसमें। अब मैं इन पांचों को लेकर चलता हूँ, ठीक है नहीं, और इन पांचों की तुलना मैं आपको करके बताता हूँ किस प्रकार से इनकी तुलना की जाती है। तो ध्यान दीजिए, इन पांचों पादप वर्गों को हम अलग से लिखकर यहाँ पर, ये पूरा हो गया, इसको उतार लेना, आप कॉपी में भी दे रखा है मैंने PDF के अंदर, इससे भी आप उतार सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पूरे पादप जगत को 5 वर्गों में विभक्त किया गया। 5 वर्ग कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। पादप जगत, प्लांट किंगडम, इसमें सभी पौधों को
5 भागों में डिवाइडेड कर दिया। पहला है आपके थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसमें ये जो चार्ट बना रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और 5वां है आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये 5 पादप वर्ग हैं जिन्हें डिवाइडेड किया गया है 5 भागों में। संपूर्ण पादप जगत को 5 भागों में डिवाइडेड कर दिया। अब कैसे कैसे किया गया वो ध्यान दो आप, ठीक है। मैं कुछ लक्षण लिखूंगा यहां पर। मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर, पादप शरीर कैसा होता है तो ध्यान दीजिए। कोशिकाओं की गुणिता के आधार पर पौधों के शरीर की कोशिका अगुणित है या द्विगुणित है, इस आधार पर 2 प्रकार की कंडीशन बनती है। अगर कोशिकाएं अगुणित हैं तो मुख्य पादप शरीर होता है गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं उसको? गैमीटोफाइट, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। गैमीटोफाइट जनरेशन को प्रेजेंट करता है। अगर पौधे के शरीर की प्रत्येक कोशिका हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। और यदि पौधे के शरीर की प्रत्येक कोशिका डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, तो वो प्रेजेंट करती है आपके ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी को, स्पोरोफाइटिक जनरेशन को, स्पोरोफाइटिक जनरेशन को प्रेजेंट करता है। तो ध्यान दो, ये अगुणित है, ये भी अगुणित होता है, बाकी ये तीनों डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित, ठीक है नहीं। हैप्लॉइड को हम सिंगल एन के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जबकि डिप्लॉइड को 2 एन के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो दोनों हैं, वे दोनों की दोनों, इनका जो मुख्य पादप होता है वो गैमीटोफाइट पीढ़ी को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? गैमीटोफाइट, ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि इनके शरीर की प्रत्येक कोशिका हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, जबकि इन तीनों की, इनको बोलते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी। इनका मुख्य पादप शरीर जो है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को प्रेजेंट करता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन को प्रेजेंट करता है, मुख्य पादप शरीर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका मुख्य पादप शरीर कौन सी पीढ़ी को प्रेजेंट करता है। अब पादप शरीर आता है, मुख्य पादप शरीर किसका? गुणिता, मुख्य पादप शरीर की गुणिता, गुणिता की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अब आता है पादप शरीर। पादप शरीर कैसा है? तो यहां पर होता है थैलस। किसके समान होता है? थैलस के समान। ये भी थैलस होता है। थैलस का मतलब है इसमें इन दोनों में जड़, तना और पत्ती, इन दोनों में एब्सेंट होती है, ठीक है। ये थैलस के समान इन दोनों का शरीर होता है, थैलोफाइट का और ब्रायोफाइट का। जबकि यहां पर जो है इनका जो शरीर है तीनों का, वो पादप शरीर, पादप शरीर, जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है, पत्ती में विभक्त होता है, विभक्त होता है इनमें। मुख्य पादप शरीर जो होता है वो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में तो थैलस के समान होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों का पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त हो। इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा बात है, इनमें थैलोफाइटा में कोई जड़ जैसी रचना नहीं पाई जाती,
लेकिन ब्रायोफाइटा में मूलाभास, राइजोइड्स मूलाभास प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, राइजोइड्स मूलाभास, मूल का आभास कराने वाली रचना है, जड़ जैसी रचना है, वास्तविक जड़ नहीं होती है, जड़ जैसी रचनाएं होती हैं जो केवल ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर है। थैलोफाइटा में तो होता ही नहीं है, और इसके आगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें वास्तविक जड़ पाई जाती है। तो केवल राइजोइड जो है वो केवल और केवल आपके ब्रायोफाइट्स में ही पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जाता है कि भाई जो मूलाभास है वो किस पादप वर्ग के समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, इनमें संवहन ऊतक की बात करें हम, वेस्कुलर टिश्यू की, तो थैलोफाइटा में एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइट में भी एब्सेंट होते हैं, और यहाँ तीनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट और प्रेजेंट। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको इसके अंदर कौन कौन से वास्तविक पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, संवहन ऊतक की बात। अब बात करें टेरिडोफाइटा का जो संवहन ऊतक है उसमें सब कुछ होता है। इन दोनों में, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में, जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। ध्यान दो, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। जाइलम जो संवहन ऊतक है, जाइलम में वाहिकाएं, ध्यान से सुनना, वाहिकाएं, और फ्लोएम में, जो फ्लोएम ऊतक है, उस फ्लोएम में सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, सहकोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। जबकि जाइलम में वाहिकाएं एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होती हैं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जाइलम संवहन ऊतक एक जटिल ऊतक है, इसमें 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम दृढ़ ऊतक और जाइलम मृद ऊतक। ठीक है, ये 4 चीज़ एंजियोस्पर्म में तो पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के जाइलम में वाहिका नहीं होती है, वाहिनिकाएं होंगी, जाइलम मृद ऊतक होगा, जाइलम दृढ़ ऊतक होगा। केवल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वाहिकाएं नहीं होती हैं। ओके, इसी प्रकार फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। फ्लोएम में भी 4 टिश्यू पाए जाते हैं, 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मुख्य तो होती है चालनी नलिका, सिव ट्यूब। ठीक है, दूसरा होता है सहकोशिका, तीसरा होता है आपके फ्लोएम मृद ऊतक, और चौथा होता है फ्लोएम दृढ़ ऊतक। अब एंजियोस्पर्म में तो ये चारों पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम में 3 चीज पाई जाती हैं, सहकोशिका नहीं पाई जाती। चालनी नलिका होगी, फ्लोएम मृद ऊतक होगा, फ्लोएम दृढ़ ऊतक होगा। ओके, एंजियोस्पर्म में जो है एक बीजपत्री के जाइलम में जो है मृद ऊतक नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री के जाइलम में जाइलम मृद ऊतक नहीं पाया जाता है। ओके, यहां तक की बात हुई। फिर बात करें हम इसके जनन अंगों की। जननांग जो होते हैं वो थैलोफाइटा में यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिक, केवल एक कोशिक होते हैं। थैलोफाइटा के जो जनन अंग होते हैं वो एक कोशिक होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यहां पर ब्रायोफाइटा में बहुकोशिक मल्टी सेलुलर होते हैं, एवं बंध्य कोशिका, नॉन फर्टाइल कोशिकाओं से कवर्ड होते हैं। ठीक है ना, बंध्य जैकेट से परिबद्ध, बंध्य जैकेट से परिबद्ध, कवर्ड होते हैं। ओके, ब्रायोफाइटा की विशेषता है कि इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते तो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन वो चारों तरफ से बंध्य जैकेट नॉन फर्टाइल सेल्स के एक एनवलप, एक आवरण के द्वारा कवर्ड रहते हैं। जबकि यहाँ पर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में जो है दोनों के अंदर
किसके अंदर, दोनों के अंदर जो है ये बहुकोशिक होते हैं, बहुकोशिक। बीजाणुपर्ण के रूप में, किसके रूप में होते हैं, बीजाणुधानी के रूप में, बीजाणुपर्ण पर उपस्थित बहुकोशिक बीजाणुधानी स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी के रूप में बीजाणुपर्ण पर प्रेजेंट स्पोरोफिल, बीजाणुपर्ण पर उपस्थित प्रेजेंट। ध्यान दो, बीजाणुपर्ण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पोरोफिल, जो बीजाणुपर्ण होती है उसकी निचली सतह पर ग्रंथि जैसी रचना बन जाती है, गांठ जैसी रचना बन जाती है, जिनको बोलते हैं स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। और उन्हीं बीजाणुधानियों में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो वे बीजाणुधानियां जो हैं वो इनके जनन अंग कहलाते हैं, जो बहुकोशिक होते हैं। इसी प्रकार जिम्नोस्पर्म में भी बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, वो बीजाणुपर्ण होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो बीजाणुपर्ण होते हैं वो अत्यधिक संघनित होकर शंकुरूपी रचना बना लेते हैं। तो इनके जो जननांग होते हैं वे शंकुरूपी होते हैं। बहुकोशिक बीजाणुपर्ण शंकुरूपी, शंकुरूपी, शंकुधारी वृक्ष कहते हैं जिम्नोस्पर्म को इसी कारण से। कॉर्निफर्स शंकुधारी वृक्ष, क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो जनन अंग होते हैं वो शंकुओं के रूप में पाए जाते हैं। लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण जो होता है नर युग्मक बनाता है और गुरु बीजाणुपर्ण पर मादा युग्मक बनते हैं, और नर शंकु और मादा शंकु बनते हैं। एंजियोस्पर्म में भी जननांग बहुकोशिक होते हैं, लेकिन वो पुष्प में पाए जाते हैं। बहुकोशिक बहुकोशिक होते हैं, और यहाँ पर जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु हैं वो पुष्प के पुंकेसर और जायांग में परिवर्तित हो सकते हैं। पुष्प में, किस में होते हैं, पुष्प में प्रेजेंट। तो एंजियोस्पर्म पादप जो होते हैं, आवर्त बीजी पादप, उनका पुष्प वास्तव में एक जनन अंग होता है, जिसके अंदर पुंकेसर के रूप में नरजन्नांग होता है और मादा जन्नांग के रूप में जायांग होता है। पुंकेसर जो होता है वास्तव में लघु बीजाणुपर्ण का रूपांतरण होता है। ध्यान से सुनना, पुष्प का पुंकेसर लघु बीजाणुपर्ण का रूपांतरण होता है, जबकि पुष्प का जायांग जो होता है वो गुरु बीजाणुपर्ण का रूपांतरण होता है और स्त्री केसर कहलाता है, स्त्री जन्नांग कहलाता है, मादा जन्नांग कहलाता है। तो ये जन्नांगों की बात हुई। अब यदि हम बात करें इनमें विभाजन किस प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इनका जो मुख्य पादप शरीर है इन दो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में तो अगुणित होता है, और इनका पादप शरीर जो होता है वो द्विगुणित होता है। तो मोस्टली इन पौधों में दो प्रकार के जनक अर्धसूत्री विभाजन पाए जाते हैं। एक होता है जायगोटिक, जायगोटिक अर्धसूत्री विभाजन, जायगोटिक मियोसिस, मतलब युग्मनज में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन। युग्मनज में होने वाला अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जायगोटिक मियोसिस कहलाता है, और वो केवल और केवल थैलोफाइटा में होता है, निषेचन के बाद होता है, निषेचन के बाद होता है। इसी प्रकार जो होता है ब्रायोफाइटा, इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें स्पोरिक मियोसिस होता है, क्योंकि द्विगुणित युग्मनज से बीजाणुधानी बनेगी और फिर उसमें उस बीजाणुधानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो बाकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में स्पोरिक मियोसिस होता है, क्योंकि इसके द्वारा स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ठीक है। हाँ, ब्रायोफाइटा का जो अर्धसूत्री विभाजन है वो निषेचन के बाद होगा, जबकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन वो निषेचन से पहले होता है, निषेचन से पहले होता है और बनते हैं बीजाणु, इसलिए इसको स्पोरिक मियोसिस कहा जाता है। लेकिन तीसरा और है गैमेटिक मियोसिस,
वो केवल द्विगुणित जंतुओं में होता है। गैमेटिक, जिसके द्वारा गैमिट्स बने, नर युग्मक और मादा युग्मक बने, और वो अर्धसूत्री विभाजन से पहले होता है। डिप्लॉयड एनिमल्स में, जंतुओं में, जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। इस प्रकार जो है थैलोफाइटा के अंदर जायगोटिक मियोसिस होता है। ब्रायोफाइटा में जायगोट बनने के बाद, निषेचन के बाद उससे बनने वाली रचना के अंदर स्पोरिक मियोसिस होता है, और इन सब में स्पोरिक मियोसिस निषेचन के बाद, निषेचन से पहले होता है। डिप्लॉयड जितने भी हैं, जितने भी द्विगुणी जीव हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हो, उनमें अर्धसूत्री विभाजन हमेशा निषेचन से पहले होता है, और जितने भी अगुणित जीव हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वह पादप हो, उनमें अर्धसूत्री विभाजन हमेशा निषेचन के बाद होता है। ओके, अब बात करें इनके उपनाम की। किसकी बात करें हम? उपनाम की। तो जो थैलोफाइटा हैं, इनमें मोस्टली शैवालों को रखा गया है, और शैवाल मोस्टली पानी के अंदर या जलीय आवास के आसपास पाई जाती है, जहाँ नमी हो, पानी हो। इसलिए इनको थैलोफाइट्स को जलीय पादप या हाइड्रोफाइट्स भी कहा जाता है। दूसरा, ब्रायोफाइट्स, ये ऐसे पौधे हैं जो ऐसी भूमि पर पाए जाते हैं जहाँ नमी भी हो और पृथ्वी हो, पूरी तरह जल में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको उभयचर पादप कहा गया। एम्फीबियन प्लांट्स, उभयचर पादप कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। तीसरा आता है पूर्णतः स्थलीय पादप, ये प्रथम स्थलीय पादप कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि सबसे पहले जल के बाद ये यहाँ पर उगते हैं। ब्रायोफाइट्स को प्रथम स्थलीय पादप कहेंगे, लेकिन टेरिडोफाइट्स को पूर्णतः स्थलीय पादप कहा जाता है, पूर्णतः स्थलीय पादप कहा जाता है। दूसरा, टेरिडोफाइट्स में चूंकि सबसे पहले संवहन ऊतक इसी में बनते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, प्रथम संवहनीय पादप भी टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। और ध्यान दो, जो बीज बनता है वो वास्तव में बीज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनते हैं, लेकिन बीज बनने की शुरुआत, बीज ये प्रकृति की शुरुआत जो होती है वो टेरिडोफाइट से होती है, जबकि टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते हैं, लेकिन बीजीय प्रकृति की शुरुआत टेरिडोफाइट से होती है। ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं बनते हैं, किंतु बीजीय प्रकृति की शुरुआत टेरिडोफाइट से ही होती है। ओके, फिर जिम्नोस्पर्म, ये प्रथम बीजधारी पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रथम बीजधारी पादप कहलाते हैं। इनको नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। ओके, और एंजियोस्पर्म जो हैं, इनको वास्तविक पुष्पी पादप कहा जाता है। इनको फलधारी पादप भी कहते हैं, क्योंकि फल का निर्माण केवल एंजियोस्पर्म में होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज की इस वीडियो में पादप जगत और उसके वर्गों का उल्लेख किया, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाए, और पादप जगत की जो हैं बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। अब हम अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको, तो आप क्लास भी ज्वाइन करें, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ आकर पूछें, और बाकायदा आप वीडियो को देखते रहें, समझें, और कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।